नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात दतिया के चुनावी दंगल की करेंगे। उपचुनाव के दंगल में सियासी रण भीषण हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने जीत का प्रण लिया है। भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी अपनी हारी हुई सीट को फिर से जीतने का दम भर रही है, तो कांग्रेस जीती हुई सीट के लिए संघर्ष कर रही है। दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। आज इसी खास मुद्दे पर चर्चा होगी। बहुतेरे सवाल हैं, मिलकर जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आप देखिए। दतिया उपचुनाव में अब बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। इन नामांकन में दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का फॉर्म भरा गया, जबकि कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी, उमंग सिंघार के नेतृत्व में घनश्याम सिंह का नामांकन दाखिल किया। दोनों दलों ने नामांकन के बाद शक्ति प्रदर्शन किया और आम सभाओं को संबोधित कर जीत का दम भरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जीत का दावा किया। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जनता का रुझान दिखाई दे रहा, भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव में कांग्रेस के सारे चेहरे सामने आ गए। दतिया का दंगल, किसका होगा मंगल? नामांकन के बाद चुनावी जमावट हुई तेज। दिग्गजों ने भरी हुंकार, लगाया हर दाव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर बरसे। जीतू पटवारी ने फिर किया जीत का दावा। बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ रही चुनाव। बीजेपी पर आरोपों को लेकर मैदान में कांग्रेस। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने नामांकन के बाद शक्ति प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपनी पूरी टीम के साथ बीजेपी पर लगाए गए कई आरोपों को लेकर मैदान में उतर गए। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार, घोटाले, बेरोजगारी, सीट चोरी समेत कई आरोप लगाए। दतिया की पवित्र भूमि से मध्य प्रदेश की राजनीति का बदलाव चालू हुआ। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के सर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का बोला हठधर्मिता, अराजकता, जिस तरीके की कानून व्यवस्था और सबसे बड़ी बात रिवेंज की पॉलिटिक्स को दतिया ने भोगा है, मध्य प्रदेश भोग रहा है, उसका जवाब देने का समय दतिया की जनता को, दतिया के परिवारजनों को, मतदाताओं को मिला है। मैं बहुत विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के भरोसे, आप सबकी कृपा से 25,000 से ऊपर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीते। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है, तो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को भी बैठाने की कोशिश की जा रही है। दोनों पार्टियों ने फिर जीत का दावा किया है, लेकिन दतिया की चाबी किसे मिलेगी, ये जनता जनार्दन ही तय करेगी। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने जीत के दावे बादे हैं। इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। विवेक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विवेक सिन्हा जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने जीत के दावे वादे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं हम 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन आज ये पूरे चुनावी समीकरण के बीच नामांकन के दौरान एक तस्वीर सामने आई डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। दर्द दबा नरोत्तम मिश्रा की क्या है, जिस तरह से मंच पर भावुक हो गए, लेकिन इस बीच उन्होंने चुनावी जीत की हुंकार भी भरी है। देखिए, जीतू पटवारी जी ने जो दावा किया है कि 25,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, वो दावा बिल्कुल सही है, पर चुनाव के जो पार्टी बताया है उन्होंने, वो पार्टी गलत बता दी। भारतीय जनता पार्टी वहां 25,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भावुक हो गए, तो वो एक अभिभावक की तरह, जिस दतिया में 20 साल उन्होंने समय दिया, 25 साल का समय दिया, तो कोई भी इस तरीके से भावुक होता ही है। और उन्होंने इस भावना में आकर के ये भी बताया है कि किस तरीके से आशुतोष जी के चुनाव को उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तो मुझे पूरे यकीन है कि नरोत्तम जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव जीतने वाली है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि
नरोत्तम मिश्रा के पॉलिटिकल करियर को बीजेपी ने किनारे लगा दिया है। देखिए, कांग्रेस किस किस के पॉलिटिकल करियर को किनारे लगाती है वो कांग्रेस का अपना है कि कांग्रेस किन किन को लगाती है। दिग्विजय सिंह जी के करियर को किनारे लगा दिया, कमलनाथ जी के करियर को किनारे लगा दिया। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का क्या होना है नहीं होना है वो भारतीय जनता पार्टी पे छोड़ दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसमें हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता होता है। बिल्कुल डॉक्टर तो जिस तरीके से नरोत्तम जी के लिए भी कोई भूमिका तलाशे की पार्टी। बिल्कुल, तो बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी में दी जाएगी आने वाले समय में। डॉक्टर शिंपी, एक बात जरा समझाइए आप, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस अभी तो फिलहाल एकजुट नजर आ रही है, नामांकन के दौरान कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। अब नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है। आशुतोष तिवारी को जीत दिलाना ही एकमात्र लक्ष्य है। घर घर जाएंगे, आशुतोष तिवारी को जिताएंगे। देखिए सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी और सत्ता संघर्ष किस तरीके से चरम पर है वो बीते 2-3 दिनों से पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। और नरोत्तम मिश्रा जी के प्रतिष्ठा का सवाल तो ये निश्चित है, लेकिन जीतेंगे आशुतोष तिवारी जी या फिर जीतेंगे घनश्याम सिंह जी, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही अतिशयोक्ति है कि नरोत्तम मिश्रा जी जैसे कद्दावर नेता को साइडलाइन करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है जिन्हें स्वयं उनके कार्यकर्ता नहीं पहचानते हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपका टेलीविजन, आपका जो मीडिया चैनल है वो भी लेकर आया होगा, जहां पर चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो या दतिया की आम जनता हो, वो स्पष्ट पूछ रहे हैं कि साहब आशुतोष तिवारी जी हैं कौन, हम तो जानते नहीं है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही स्पष्ट है कि जो टिकट है वो न तो जनता के हितों को देखकर, न कार्यकर्ताओं के हितों को देखकर दिया जा रहा है, अपितु गुटिया संघर्ष को देखकर दिया जा रहा है। और मोहन यादव जी ने आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को ग्वालियर चंबल संभाग का अगर अडवाणी बनाने का सोच ही लिया है तो अब इसमें तो कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं सकती है। जहां तक हमारी बात है तो 2023 में दतिया ने भय और भ्रष्टाचार की राजनीति को किनारे करते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, बेरोजगार सबकी बात करने वाली कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती जी के ऊपर मोहर लगाई थी। और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से दतिया न्याय करेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम सिंह जी प्रचंड बहुमत के साथ विजय होंगे। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? दतिया के दंगल में क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, कौन किस पर भारी है? सोनू जी देखिए, दतिया का दंगल में किसका मंगल होगा ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, परंतु अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें तो इस समय कहीं ना कहीं आज जो नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू छलके हैं वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए जो जनता है, उनसे जुड़े हुए जो उनके वोटर्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो उनकी भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उन जनता को प्रभावित तो करेगी। आप देखिए कि भले ही आपने टिकट काट दिया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस को के राजेंद्र भारती का केस को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और कहीं ना कहीं वो सीट अपने लिए ही खाली कराई थी। उनकी मेहनत हर कोई जानता है। दतिया में अगर आप हर किसी एक ग्रामीण इलाके के किसी भी छोटे कार्यकर्ता से या किसी भी जनता आदमी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, नरोत्तम जी ने इसके लिए मेहनत करी। परंतु नरोत्तम का जो दर्द है वो आपस में इतना झलका हुआ है कि आपको मैं बताता हूं एक रिपोर्ट कि उनके कार्यकर्ताओं के कई लोगों के व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं और अपने ही सियासी का ये देखिए कि सत्ता के लोगों ने ही उन्हीं के ही लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी गई है और नरोत्तम जी को बेचारे शांत होकर बैठना पड़ रहा है। आप देखिए इसमें घनश्याम कांग्रेस ही नहीं, इसमें आजाद पार्टी के एक यादव हैं, वो भी बहुत काफी एक्टिव हो गए, उनकी भी बहुत चर्चा चल रही है क्योंकि ओबीसी बहुल होने के नाते दतिया में यादव और ओबीसी के वोटर्स भी काफी हैं। तो इसको परिसीमन को और इन सब चीजों को देखा जाए तो जो 90 दशक से जो व्यक्ति ने एक दतिया में जो पहले कांग्रेस की सीट हुआ करती थी उसको एक अपने भारतीय जनता पार्टी के रूप में बदला और लगातार चौथी बार भी जीतने का प्रयास किया,
लगातार चौथी बार जीतने का भी प्रयास किया, तो उसमें आप देखिए कि अब उनका जो दर्द झलक रहा है वो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति। हालांकि उपचुनाव में ये ज़्यादातर देखने में मिलता है कि 90% जितने भी आंकड़े आए हैं उनके अनुसार सत्ताधारी दल के ही सीट उम्मीदवार जो है वो जीते जाते हैं। तो अब ये देखना तो रोचक होगा, परंतु समीकरण ये होगा कि अब नरोत्तम मिश्रा जी का भविष्य क्या है। देखिए आज उनका टिकट काट दिया, वो तो नामांकन का फॉर्म भी लेकर आ गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी पार्टी ने देखिए उनकी अगर विदाई करनी थी या उनको अगर सीट नहीं ना तो कुछ न कुछ आश्वासन देना था। जिला अध्यक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ जाकर जो है उन्होंने नामांकन फॉर्म ले लिया। नामांकन फॉर्म को एकदम से शाम को बोल दिया कि आपको जो है आशुतोष तिवारी जी लड़ेंगे, तो ये कितना दर्द है। मतलब ये कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को, कद को कम करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस तरीके से कांग्रेस ने कमलनाथ जी के लिए किया था। आप देखिए कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष रहे थे तो उसके बाद जब जीतू पटवारी जी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, तो उस समय भी यही था, कोई सम्मानजनक कमलनाथ जी की भी विदाई भी नहीं हुई। उसी परिपाटी में नरोत्तम मिश्रा जी की भी अगर विदाई उनको उस सीट से करनी थी, दतिया सीट से, तो एक सम्मानजनक विदाई करनी थी, एक सम्मानजनक चीज़ों को रखना था और उनके प्रस्ताव को आगे लेकर करना था। कोई कहीं ना कहीं उनको चोट तो पहुंची है सोनू जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं। जो एक बात आपने कही है कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो हैं उनके व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिए गए, विरोध के स्वर, बगावत ज़्यादा ना बढ़े इसलिए उनके व्हाट्सएप ब्लॉक किए हैं। बिल्कुल, व्हाट्सएप पर कई सारी चीज़ें थी जो आपत्तिजनक थी, क्योंकि आपने देखा कि लंबा जाम लगा हुआ था, दतिया से ग्वालियर तक जो है हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ था। लोग जो है आक्रोश होकर जो है अनैतिक कार्य कर रहे थे। अगर इवन आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे जो वायरल हुए थे, जिसमें नरोत्तम मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को समझा रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसका एक जो है ये परिणाम निकल के आया था कि उसके हुए थे। और इसमें एक चीज़ और भी है, नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद जो है ये कहा कि नहीं अब ऐसा नहीं करता, मुझ में एक क्षणिक आवेश आया था, अब मैं शांत हूं। परंतु शांत तो है, परंतु दिल में अभी भी दर्द है जो आज छलका है। बिल्कुल विवेक जी, सम्मानजनक विदाई आप दे सकते थे नरोत्तम मिश्रा को, प्रस्तावक बना देते कि उनका नाम आशुतोष तिवारी का वो खुद आगे करते। ऐसी परिस्थिति नहीं बनती अगर ऐसा होता तो, सड़क पर सियासी संग्राम नहीं देखते आप। देखिए आप ये विदाई जैसा शब्द जो है, नरोत्तम मिश्रा जी की कहीं विदाई नहीं हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी का भिन्न अंग है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वो बने रहेंगे। मैंने जैसे पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी वो दल आधारित संगठन है जिसमें हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता होता है। तो नरोत्तम जी के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था पार्टी ने जरूर ढूंढी होगी और वो वरिष्ठ नेता है तो उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी नई जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो ये जो विदाई जैसा वर्ड है ये सब आप कांग्रेस वालों के लिए यूज करिए, क्योंकि वहां पे इस तरीके से विदाई होती है। हमारे यहाँ जो है कार्यकर्ता का व्यवहार पर आपका व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है। सिर्फ व्यवस्था परिवर्तित हुई है, वहां पे कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या नहीं जिम्मेदारी मिलेगी, हमेशा आगामी भूमिका के लिए हर कार्यकर्ता तैयार रहता है। मैं आज यहाँ प्रवक्ता के नाते आपके साथ बात कर रहा हूँ, हो सकता है 1 साल बाद प्रवक्ता के नाते ना किसी अन्य जिम्मेदारी के नाते बात करूंगा। तो ये हमारे यहाँ की परिपाटी और संगठन के बहुत व्यवस्था तरीके से हमारे यहाँ काम चलता है। बिल्कुल डॉक्टर शिंपी, फिलहाल कांग्रेस अभी एकजुट तो दिखाई दे रही है, नामांकन के दौरान तस्वीर भी सामने आई, लेकिन आने वाले वक्त में ये परिस्थिति कहीं विरोध के स्वर में ना बदल जाए जैसा कि बीजेपी कह रही है। देखिए सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी को तो फिलहाल अपनी अंतर्कलह को निपटाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी में हुई है। इसीलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर आकर जिस तरीके से अराजक भीड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, शायद इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते होंगे। एसपी पिट रहे थे, एसडीओपी पिट रहे थे, लगभग 8 जवान जो है वो घायल हो जाते हैं, चक्के जाम रहते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन जो है उसका मंजर तो पूरा प्रदेश देख रहा है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, हम पूर्ण रूप से एकजुट हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ परसेप्शन रहता है, किसी तरह की कोई भी गुटबाजी या मनमुटाव हमारे संगठन में न थी, न है और न आगे होगी। और आदरणीय जीतू पटवारी जी और हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद और सहयोग के साथ आदरणीय घनश्याम सिंह जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, इसका कांग्रेस को पूर्ण विश्वास है। अभिषेक जी, चुनाव में इस पूरे समीकरण में सोशल इंजीनियरिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे कास्ट फैक्टर काम करेगा अब इसमें?
सोनू जी देखिए, दतिया का जो समीकरण है ना वो बहुत ही हालांकि बहुत बड़ा एरिया नहीं है, वोटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ, बट फिर भी उसके सिनेरियो को देखा जाए तो वहाँ पर बेसिकली ओबीसी जो वोटर्स है वो काफ़ी है। और उसके बाद अगर अपन जाते हैं तो करीबन ST SC का 16% या 25% के आसपास ST SC के वोटर्स हैं और 35% के आसपास जो है सामान्य वर्गों की वोटिंग है। तो सोशल इंजीनियरिंग में देखिए वहाँ पर आजकल जो छोटे इलाके होते हैं, ग्रामीण से जुड़े इलाके होते हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया का बहुत इफेक्ट होता है। छोटे छोटे क्लिपिंग डलते हैं, छोटे छोटे विकास को लेकर मुद्दों को लेकर जो है रील्स बनाई जाती हैं। तो ये अब सोशल इंजीनियरिंग का काम जो है वो बहुत इफेक्ट काम करता है और मेरे ख्याल से ये बहुत पहले से, चूंकि नरोत्तम जी अब जब आश्वस्त थे कि मुझे जो है इसी सीट से फिर से लड़ना है, तो उन्होंने इस पे ऊपर काफ़ी सभाएं की हुई थी, काफ़ी जो है सोशल टीम को एक्टिवेट किया हुआ था। उनके और भी जो सोशल इवन उन्होंने बीजेपी के जिला अध्यक्ष और भी लोगों को एक्टिव किया हुआ था। कांग्रेस में इस तरीके का अभी उस तरीके से देखा नहीं है, परंतु फूल सिंह बरैया ने अभी कुछ दिन एक चुनौतीपूर्ण दिया तो वो बड़ा हास्यास्पद लगा कि आप में दम हो तो आप निर्दलीय लड़के दिखाएं, इस तरीके से बातें हुई थी। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है। देखिए इन दो कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों के ही मध्य जो है प्रतिद्वंदिता देखने को आएगी। अब फैक्टर ये होता है कि और भी जो क्षेत्रीय दलों के लोग हैं, जैसे अभी एक आज़ाद पार्टी के ने भी एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन भरा है, तो वो कितना इफेक्ट करता है इन दोनों पार्टियों के वोटर्स को काटने में और ऐड और नेगेटिव करने में कितना भूमिका निभाते हैं, ये देखने लायक होगा और रोचक विषय होगा। क्योंकि इस समय आप देखिए, क्योंकि पूरी की पूरी भाजपा, चाहे ऊपर अपर टॉप लेवल से लेकर मिडिल लेवल से लेकर लोअर लेवल तक सभी कुछ, इवन CM खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये देखने लायक है कि नरोत्तम मिश्रा जी के लिए ये कितना पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखिए चिट और पट, इसमें हार भी नरोत्तम की है और जीत भी नरोत्तम की है। बिल्कुल, हार भी नरोत्तम की है, जीत भी नरोत्तम की है। विवेक जी, जातिगत समीकरण साधना आपने अभी से शुरू कर दिया है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ गई है, नरोत्तम मिश्रा भी उसमें स्टार प्रचारक हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जातिगत समीकरण साधने के लिए अलग अलग वर्गों के नेताओं को भी आपने जगह दी। देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो उसमें सभी समीकरणों पे पार्टी काम करती है। जातिगत समीकरण होती है, वहाँ के क्षेत्र विशेष होते हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। तो पार्टी पूर्ण रणनीति से, पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरी है। तो उसमें जितने भी इफेक्ट आएंगे, जितने भी फैक्ट रहेंगे, सभी मुद्दों पे पार्टी वहां पे काम करेगी। और इसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करना और ये सब तो एक रूटीन प्रक्रिया है पार्टी की जो चुनाव में होती है। बिल्कुल। डॉक्टर शिंपी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? कांग्रेस के नेता जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, आदिवासियों के मुद्दे आप उठा रहे हैं। देखिए, हमने हमेशा से जमीन से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर ही फोकस किया है, चाहे वो किसानों की बात हो, महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, मजदूरों के पलायन की बात हो, और चाहे मध्य प्रदेश में निवेश की या फिर किसी भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। तो दतिया में अभी विकास की बहुत लंबी गुंजाइश है और कांग्रेस पार्टी उन सभी मानकों के ऊपर चुनाव जीत के काम करना चाहती है। तो जितने जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो हम सब दतिया की जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और जिस तरीके से 2023 में दतिया ने हम पर भरोसा किया था, वो एक बार पुनः हाथ के पंजे पर अपनी मोहर लगाएंगे और आदरणीय घनश्याम सिंह जी को विजय बनाएंगे। बिल्कुल। विवेक जी, एक सवाल ये भी है नरोत्तम मिश्रा को लेकर, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो दिल्ली गए, दिल्ली में कई नेताओं से, पार्टी के आलाकमान नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की, उन नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद भोपाल आए, भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो किसी भी तरीके से आपने डैमेज कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन जो विरोध हुआ, कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, एक परसेप्शन आम जनता के बीच सही नहीं गया, क्योंकि अनुशासन सर्वोपरि है पार्टी के भीतर। कहीं ना कहीं दतिया में अनुशासन टूटा है, इस बात को आप मानेंगे? देखिए, भावावेश में आके कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ घटना हो गई वहां पे, कुछ कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम जैसी स्थिति कर दी, पर उसको नियंत्रण में ले लिया गया और ये भावनाएं थी तो उन्होंने प्रकट कर दी। बाकी पार्टी में अवरोध जैसा कोई ऐसा विशेष विवाद, ऐसा कोई विषय सामने नहीं आएगा। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं पहले भी
कि सोनू जी आप देखिएगा कि पार्टी के आज हमारा जब नामांकन पत्र दाखिल हो रहा था तो सारे नेता एक साथ एक मंच पर उपलब्ध थे। आप देखिएगा कि जब आप कांग्रेस के नामांकन दाखिल हुआ उस समय अवधेश नायक जो वहां के एक दावेदार थे, उन्होंने अपनी इस नामांकन पत्र से दूरी बना ली। अभी पुराने विधायक, उनका क्या रोल रहेगा, अवधेश नायक जी का क्या रोल रहेगा, तो ये कांग्रेस को अपने इंटरनल राजनीति में अपने हिसाब से तय करे। क्योंकि देखिए बिखरी कांग्रेस नजर आ रही है, और कांग्रेस इसलिए भी बिखरी नजर आ रही है कि इनके आपस में एकजुटता तो वैसे बड़े नेताओं में नहीं है, तो ये तो बहुत छोटे स्तर का चुनाव हो गया। जब इनके दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, कमलनाथ, इनकी आपस में एकजुटता नहीं है, तो ये एकजुट होकर चुनाव क्या लड़ेंगे। ये मैं दावा करता हूं कि ये देखिएगा आपको आने वाले 4-5 दिनों में नजर आएगा कि किस तरीके से अवधेश नायक जी और जो इनके जो दूसरे दावेदार थे वो किस तरीके से इस चुनाव को वो भी डैमेज करेंगे। और इसीलिए मैं दावा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 25,000 वोटों से वहां चुनाव जीतने जा रही है। तो आपकी जीत का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यही है कि 25,000 का जो आप दावा कर रहे हैं। शिम्पी जी एक बात बताइए आप कि राजेंद्र भारती के परिवार ने किनारा कर लिया, सबसे पहले स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। पार्टी ने पूरी तरह से तय कर लिया था कि परिवार के किसी सदस्य को मौका दिया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जाता है, परिवार किनारा करता है। उसके बाद आज अवधेश नायक नामांकन से गायब हो गए, ऐसा क्यों? पार्टी में क्या मैसेज जाएगा आम जनता में? देखिए, राजेंद्र भारती जी के परिवार ने किसी भी तरीके से कोई किनारा नहीं किया है। जब कांग्रेस पार्टी इस बात पे मंथन कर रही थी कि आदरणीय शोभा भारती जी को राजेंद्र भारती जी की सीट पर ही लड़ाया जाए, तो हमें लगता है कि हाईकोर्ट का निर्णय आने से लगभग 2-3 दिन पहले ही राजेंद्र भारती जी ने ये बात पब्लिक डोमेन में रख दी थी कि पार्टी किसी और को मौका दे सकती है और उन्हें किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं है, वो पूरी तरीके से उस नए उम्मीदवार का सहयोग करेंगे। और वर्तमान में आदरणीय राजेंद्र भारती जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे और उनका परिवार जो है वो बहुत स्वाभाविक तौर से जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर उनका सहयोग करेगा। तो किसी भी तरीके से कोई किनारे वाली बात कांग्रेस के अंदर नहीं है। और जहां तक आदरणीय अवधेश नायक जी की बात है, तो वो भी जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा होने से पहले ऑन कैमरा ये कह चुके हैं कि प्रत्याशी कोई भी होगा वो पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जिस तरीके से राजेंद्र भारती जी के समय भी उनका टिकट कटा था ये हर कोई जानता है, लेकिन उसके बाद भी अवधेश नायक जी का पूरा सहयोग मिला और राजेंद्र भारती जी प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे। तो पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की भ्रांतियां जो है वो जनता के बीच में रखेगी तो उससे जनता उद्वेलित होने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी की अपनी कलई खुल चुकी है और इनके अंदर की जो गुटबाजी है वो जनता स्वयं देख रही है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस के अंदर खानों में झांकने से बेहतर है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी खुद पर ध्यान दे, क्योंकि ये 2028 का सेमीफाइनल है और हमें लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी की दांव पे लगी हुई है। अभिषेक जी, आप कैसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कांग्रेस कैसे इंटरनल डैमेज से बच पाएगी? क्योंकि नायक साहब कैमरे पर तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन लंबे समय से कतारबद्ध थे। डॉक्टर शिल्पी ने एक बहुत अच्छा बोला है कि देखिए भाजपा में भी कलई खुलने की प्रयास जारी है, परंतु देखिए सोनू जी, आप जानते हैं भाजपा का जो अनुशासन होता है ना वो आर्मी की तरह होता है। मतलब एक बार ऑर्डर कर दिया, ठान लिया, वो होना है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है। आप देखिए कि किस प्रकार जो है जो नरोत्तम मिश्रा की सीट थी उसको किस प्रकार जो है आशुतोष तिवारी जी को ट्रांसफर कर दी गई, यानी कि एक नया उदय, एक नया सूर्योदय कहें या एक बोले कि एक नया युग में करने का एक प्रयास किया गया और उसके खिलाफ कोई नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा जी ने, उनके समर्थकों ने आंदोलन किया, परंतु आप देखिए कि उनको मंच पर भी बिठाया, बीच में बैठे हैं, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं और एक तरफ सीएम बैठे हैं और उनको साधा गया, शांत किया गया और बोला कि आप ही को ही चुनाव जिताना है। मतलब कि एक सिक्का उछाला, हेड या टेल। अब हेड भी आपका और टेल भी आपका, मतलब अगर आप हारते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, जीतते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, जो भी है वो नरोत्तम मिश्रा जी की जिम्मेदारी। तो भाजपा का जो अनुशासन है वो यही सटीक अनुशासन है जिसके कारण जो है आज देखिए वो केंद्र में भी है और राज्य में भी है। कांग्रेस में क्या है कि आप देखिए अवधेश नायक जी का जो वाला जो केस दिखा वो भी मुखर होके मीडिया के सामने चले गए, ये गलत है। इससे कांग्रेस ही डैमेज हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही जो है। हालांकि वहाँ की जनता देखिए एक बार जब उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक ये भी विचार आ जाए कि भाई हमने एक बार कांग्रेस को वोट दिया और इन्होंने जो है
कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके या व्हाटएवर जो भी है कि हमारी सीट जो है वो पूरी एक कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। तो ये एक मन में भाव आ जाए तो हो सकता है वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ जाए, परंतु मैंने कहा, फिर भी मैं कहता हूँ ना, पहले भी मैंने कहा है कि सत्ताधारी दल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सत्ता ही विजयी हुई है, क्योंकि इतना फोकस होता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार होते हैं, सत्ताधारी दल के जो उम्मीदवार होते हैं उनको वेटेज ज़्यादा मिल जाता है, जिससे कि विकास की बातें ज़्यादा होती हैं। तो जनता को ये लगता है कि चलो यार, जो है, जिसकी सरकार है, उसी को एक बार और वोट दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अभी की स्थिति में बीजेपी मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में पूरी तरह से कामयाब हो गई है। एकजुटता का साफ संदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जरिए दिया गया। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए। तो दतिया के सियासी दंगल में कांग्रेस बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही दल धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज नामांकन के बाद स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी हो गई। अब जनता के बीच जाकर वोट मांगे जा रहे हैं। फिलहाल जनता तय करेगी कौन किस पर भारी होगा। चर्चा में इतना ही। नमस्कार।